वेलकम फ्रेंड्स में हम बात करेंगे विच इज मोर डेंजरस वोल्टेज और करंट। फ्रेंड्स वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि वोल्टेज और करंट में से ज़्यादा डेंजरस कौन होता है। कई लोगों का कहना है कि वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस होता है, कई लोगों का कहना है कि करंट ज़्यादा डेंजरस होता है। जो लोग बताते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस होता है उन लोगों के लिए लॉजिक ये होता है कि क्योंकि वोल्टेज, मान लीजिए वो एग्जाम्पल दे कैसे बोलेंगे कि 12 वोल्ट की बल्ब में अगर 230 वोल्ट हम डाल देते हैं वोल्टेज, तो वो क्या होगा कि बल्ब फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस होता है करंट से। तो करंट के बारे में कई लोग कहेंगे करंट ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए क्योंकि जितने भी इफेक्ट्स होते हैं जैसे हीट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, गैस एनोनेशन इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, जो भी ये सब इफेक्ट हैं ये सारे के सारे करंट के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो सब कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कई लोगों का ये कहना है वोल्टेज के बारे में, कई लोगों का कहना है कि करंट के बारे में करंट ज़्यादा डेंजरस होता है, कई लोग कहना है वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपको मैं इस वीडियो में कंप्लीटली समझाने की कोशिश करूँगा कि रियल में डेंजरस होता कौन है। ओके फ्रेंड्स ये सब चीज़ जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वोल्टेज होता क्या है। वोल्टेज और करंट के बारे में जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इस चैप्टर के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो वोल्टेज होता क्या है, तो वोल्टेज क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्टेज एक तरह का मान लीजिए एक प्रेशर है, जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है और कुछ नहीं फ्रेंड्स, एक तरह का फोर्स, एक तरह का प्रेशर आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पर लगता है और इलेक्ट्रॉन मूव होना शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, करंट क्या होता है फ्रेंड्स, करंट जैसे डिफिनेशन से आपको पता चल जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो करंट कहलाता है। क्या है, एक फ्लो है, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ये तो सिर्फ नॉर्मल सा डिफिनेशन हो गया दोनों का। ठीक है फ्रेंड्स, समझने के लिए। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आते हैं, कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस है या फिर करंट ज़्यादा डेंजरस है इस विषय में। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू में बताता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक नाइफ है और मैं किसी पर्सन को मारने वाला हूँ, तो उसमें किलर कौन होगा फ्रेंड्स, क्या नाइफ मेरा किलर हो या फिर मैं किलर हूँ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक गन है और मैं एक टारगेट के बुलेट से उसको शूट करने वाला हूँ, तो बुलेट से मैं उसे शूट करने वाला हूँ। तो बताइए फ्रेंड्स बुलेट में क्या होता है, एक तो पहले का भाग जो होता है बुलेट कहलाता है और उसके पीछे वाला जो भाग होता है उसमें कार्टेज रहता है, कार्टेज में गन पाउडर होता है, तो वो दो भागों में बटा रहता है बेसिकली। तो उसमें क्या होता है कि आप किसे दोषी मानेंगे, फिर वो जो टारगेट को हिट करने वाला है तो आप वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टारगेट को हिट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, बुलेट की है या गन पाउडर की है। फ्रेंड्स आप सोच रहे हैं इस तरह का एग्जाम्पल क्यों यहाँ पर दिया जा रहा है। फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा रिलेट करता है करंट और वोल्टेज को। तो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स होता क्या है कि वोल्टेज जैसे मैंने बताया कि एक प्रेशर है, तो आप मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं बुलेट का ही, तो बुलेट के एग्जांपल में क्या है, जो गन पाउडर क्या करता है वहाँ पर प्रेशर जनरेट करता है। गन पाउडर अगर प्रेशर जनरेट करेगा तभी तो जो उसके आगे वाला जो भाग जो बुलेट होता है, जो कि हीट करने वाला, टारगेट करने वाला वॉर हेड जो आप कह सकते हैं, वो उसको आगे की ओर प्रेरित करेगा। तो उस केस में क्या होगा कि जब आगे की ओर प्रेरित करता है तो वो क्या करेगा, टारगेट को हिट करेगा, लेकिन उसके ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर होने पर ही वो आगे जो भी उसके टारगेट है, बुलेट के आगे जो भी टारगेट है वो उसको पेनिट्रेट कर पाएगा, अदरवाइज पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, वो वहीं पर गिर जाएगा टकरा कर। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ प्रेशर भी वहाँ पर चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए वहाँ पर टारगेट को हीट करके पेनिट्रेट करने के लिए, और वहाँ बुलेट भी चाहिए जिससे कि वो हीट होगा। गन पाउडर से बुलेट को प्रेशर लगता है और वो जो बुलेट का जो प्रेशर है वो एक टारगेट को हीट करने में सक्षम रहता है। ठीक है, उसी तरह मैं आपको एग्जाम्पल दिया था पहले वाले में कि कौन किलर है, यानी कि मैं किलर हूं या फिर चाकू किलर हो सकता है। आप किसे रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, ऑब्वियस फ्रेंड्स मैं किलर हूं, क्योंकि चाकू क्या है फ्रेंड्स, चाकू एक बुलेट की तरह है, मतलब प्रेशर कौन लगा रहा है मारने के लिए, काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं किलर हो जाऊंगा उस केस में। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर करंट और वोल्टेज का एक लॉजिक होता है। तो मैं यहाँ बता रहा था वोल्टेज और करंट में डेंजरस कौन है। ये तो एक आपको थोड़ा सा सिनेरियो बताया कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेट होते हैं, वोल्टेज और करंट। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है ओम्स लॉ का, तो ऐसे कि हम जानते हैं पहला V इक्वल टू आई इंटू आर। इसमें क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर में क्या होता है, ये तो ओम्स लॉ हो गया, आपको पता है। तो यानी कि R के वैल्यू जब कांस्टेंट हो जाएगा उस केस में क्या होगा, ये होता है फ्रेंड्स V इक्वल टू आई इंटू आर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा होता है P इक्वल टू V इंटू आई, ये DC के केस में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये DC में होता है। ठीक है, तीसरा होता है P इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई, ये होता है AC के केस में। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता है। ठीक है, ये क्या ओम्स लॉ हो गया, ये पावर का फॉर्मूला हो गया DC का, ये पावर का फॉर्मूला हो गया AC का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या, अगर R की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, I प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, I प्रोपोर्शनल टू V। ओके, उसी तरह से यहाँ पर P इक्वल टू V इंटू आई, मान लीजिए P की वैल्यू कांस्टेंट रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
ठीक है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं इस केस में भी अगर cos फाई कांस्टेंट रहेगा और ये भी कांस्टेंट रहेगा तो उसमें क्या होगा I प्रोपोर्शनल टू 1/v, यानी AC/DC दोनों के लिए सेम है। cos फाई अगर cos 0 का वैल्यू अगर 1 हो तो ठीक है। तो यहाँ मैं बता रहा था कि इस सिनेरियो में आप देख पा रहे हैं कि I प्रोपोर्शनल टू V हो रहा है। इस सिनेरियो में I जो है V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने पर यहाँ पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने पर करंट की वैल्यू घटेगी और वोल्टेज घटने पर करंट की वैल्यू बढ़ेगी। देख रहे हैं आप V जो है कभी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, कभी प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर R की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए और फिर पावर को भी कांस्टेंट कर देंगे, आर की वैल्यू को हमने कांस्टेंट कर दिया और पावर को भी कांस्टेंट कर देंगे, तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और सेकेंड सिनेरियो से क्या होता है, यदि पावर के सोर्स को बढ़ा दिया जाए, ये जो पावर है इसके सोर्स को बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में क्या होगा, पावर के सोर्स को बढ़ाने पर वोल्टेज और करंट दोनों में से कोई एक बढ़ जाएगा या फिर दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं AC/DC यहाँ दोनों के लिए कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, यानी इन चीज़ों से क्या पता चल रहा है फ्रेंड, इन चीज़ों से पता चल रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं एक पावर के लिए। के लिए आप एक एग्जांपल देते हैं, अगर हमने एक खिलौने के बंदूक से किसी टारगेट को हिट करूंगा तो वो टारगेट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास सफिशिएंट प्रेशर नहीं रहता है उस बुलेट के पास जो कि टारगेट को हिट करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर रियल बंदूक दिया जाए तो आप उससे रियल गन से आप उसे एक टारगेट को हिट करोगे, डेफिनेटली वो पेनिट्रेट कर देगा। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, उसके पास सफिशिएंट प्रेशर होता है और उस बुलेट की क्वालिटी अच्छी होती है जिसके कारण वो टारगेट को पेनिट्रेट करने में सक्षम होता है। तो इसलिए यहाँ पर सारा कुछ पावर का रोल आता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं पावर में, V और I। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताया था बुलेट का, ये आपके मान लीजिए कि बुलेट हो गया, I आपका बुलेट हो गया, और प्रेशर के लिए क्या होता है, वहाँ पर कार्टेज में गन पाउडर होता है। तो आपको V क्या है, वोल्टेज क्या है, एज ए गन पाउडर का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कोई लाइव वायर को टच करते हैं तो आपको शॉक फील हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन ये होता है कि आपको शॉक फील होगा लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर सफिशिएंट वोल्टेज होना चाहिए। अगर सफिशिएंट वोल्टेज नहीं होगा तो आपको शॉक फील नहीं होगा। वोल्टेज का क्या यूज़ है फ्रेंड्स, वहाँ पर वोल्टेज की ज़रूरत, वहाँ पर ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होता है। मतलब आपको भी पता है कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस जो कितना होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था, 500 ओम टू 6 लाख ओम तक होता है। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 500 ओम टू 6 लाख ओम तक होता है। यहाँ पर वही बता रहा हूँ कि अगर इस वैल्यू को अगर वो वोल्टेज के कारण पेनिट्रेट कर देता है तो फिर वहाँ पर शॉक लग जाएगा, अदरवाइज शॉक नहीं लगेगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप कोई लाइव वायर को टच करें तो शॉक लगना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, आगे आपको मैं बताऊंगा। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी को शॉक लगने के लिए इनफ पावर चाहिए रहता है। ठीक है, पावर चाहिए रहता है, मतलब V और I का प्रोडक्ट जो भी है वो चाहिए रहता है, तभी आपको प्रॉपर शॉक लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। पहले केस में आप क्या कह सकते हैं, अगर करेंट की वैल्यू ज़्यादा है होगा, करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी और वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, तो फिर उस केस में भी शॉक नहीं लगेगा। कितनी कम होगी कितनी ज़्यादा होगी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा सिनेरियो क्या होता है फ्रेंड, दूसरा सिनेरियो ये होता है, अगर करंट की वैल्यू कम होगी और वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, उस केस में भी शॉक नहीं लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ अमाउंट फिक्स है, वो फिक्स अमाउंट के ऊपर जाएगा तो शॉक डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस का अमाउंट भी फिक्स है, कितना ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस वो फिक्स है, इसलिए यहाँ पर करंट और वोल्टेज का कैलकुलेशन भी फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रहा था आपको। तो यहाँ दो सिनेरियो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो शॉक नहीं लगने वाला है, और करंट की वैल्यू कम होगी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी तो भी शॉक नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो किस केस में शॉक लगने वाला मैं आपको बता दूँ, शॉक तभी लगेगा जब आपने किसी लाइव वायर को टच किया और उसका वोल्टेज इतना ज़्यादा है कि आपके फिंगर के जो यहाँ पर स्किन है तो उस स्किन के रेजिस्टेंस को अगर पेनिट्रेट कर दें और उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाएं तो आपको यहाँ पर शॉक लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। आप फ्रेंड्स, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगा कि 10 मिली एम्प सफिशिएंट होता है आदमी को पेनफुल शॉक देने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं कि हाई वोल्टेज के साथ फ्यू माइक्रो एम्प्स से ह्यूमन बॉडी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आपका CRT टीवी हो गया, मतलब कैथोड रे ट्यूब वाली टीवी, जो पहले जो टीवी आती थी तो उसमें क्या था, उसमें भी हाई वोल्टेज ही रहता था लेकिन वहाँ पर माइक्रो एम्प्स में करंट हुआ करते थे, इसलिए वहाँ पर शॉक आपको नहीं लगता था। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल के लिए कह सकते हैं स्टैटिक्स वोल्टेज। ठीक है, स्टैटिक्स वोल्टेज यानी कि कंघी आपका आप काम करते हो
ठीक है। या फिर आप कंबल में भी स्टैटिक चार्ज 35,000 तक 50,000 तक जनरेट हो जाता है। स्टैटिक चार्जेस 35,000 वोल्ट तक या 50,000 वोल्ट तक जनरेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको शॉक नहीं लगता है, क्योंकि फिर यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत कम है, इसका कारण आपको वहाँ पर शॉक नहीं लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और बताया था, करंट की वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगी वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। वहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अगर हाई करंट के साथ लो वोल्टेज रहेगा फिर भी आपको शॉक नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, आपको मैं बताया था कि ह्यूमन बॉडी को कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, वो जब तक उस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर जाता, उसका ब्रेकडाउन नहीं कर देता है, तब तक आपको इलेक्ट्रिक शॉक फील नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन में फ्रेंड्स 100-200 एम्पियर्स तक करंट फ्लो होते हैं, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज जो रह जाता है 30 वोल्ट 40 वोल्ट के लमसम वोल्टेज रह जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पर आपको शॉक फील नहीं होता है, ठीक है। 12 वोल्ट की बैटरी आप जनरली घरों में देखे होंगे, वहाँ पर भी वही सिनेरियो है, वोल्टेज बहुत ही कम है, करंट भले ही उसका 10 एम्पियर हो, 12 वोल्ट 10 AH की बैटरी आप कहोगे तो 10 एम्पियर वाली बैटरी आप कह सकते हैं, तो 10 एम्पियर भी करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन आपको वहाँ पर शॉक नहीं लगने होगा क्योंकि वहाँ पर वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो शॉक फील करते हैं, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा कि आप किन किन बातों पर इलेक्ट्रिक शॉक डिपेंड करता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ द करंट पर इलेक्ट्रिक शॉक डिपेंड करता है, मतलब कितनी मात्रा में करंट गुजर रहा है ये डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ द वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है। यहाँ पर केवल एक चीज़ पे नहीं बता रहा हूँ मैं, जितने आपको पॉइंट बता रहा हूँ सारे चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम ऑफ द वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, कितने वॉल्यूम में आपका वोल्टेज है, ठीक है फ्रेंड्स। और टाइम द करेंट फ्लो थ्रू द ह्यूमन बॉडी, वो समय भी डिपेंड करता है एक ह्यूमन बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है जितने समय तक, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करता है कि 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, या फिर उससे ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। और इसी और डिपेंड करता है पाथ पे डिपेंड करता है, करंट का पाथ किस साइड है, मतलब कि आपका बॉडी अगर आप जैसे कि ये हाथ आप ले लो, तो ये हाथ में क्या है, ये हाथ उंगलियों का जो यहाँ पर स्किन है थोड़ा मोटी होती है, मोटी होने के कारण यहाँ पर करंट कम लगता है कंपेयर टू आप बैक साइड के यहाँ पर ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, पतली होती है, यहाँ पर तो यहाँ थोड़ा ड्राई होती है, यहाँ थोड़ी वेट होती है। तो ये सारा चीज़ पे डिपेंड करता है कि करंट का पाथ कैसा है, ठीक है। चलिए हम कुछ आपको सेफ वोल्टेज लेवल में बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स। एसी के केस में क्या होगा, एसी वोल्टेज के केस में 25 वोल्ट जो होगा वेट कंडीशन में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और 50 वोल्ट जो होगा फ्रेंड्स, ये जो होगा ड्राई कंडीशन में होगा। और मैं आपको बता देता हूँ डीसी के केस में क्या होगा। डीसी वोल्टेज के केस में फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ 120 वोल्ट डीसी चाहिए, उसके बाद आपके बॉडी में करंट फ्लो हो सकती है, मतलब 120 वोल्ट डीसी पर ही आपका जो रेजिस्टेंस जो है ब्रेकडाउन होगा, बॉडी का रेजिस्टेंस, उसके बाद आप में करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था, जब वो ग्रीन कलर्स में आपको डिनोट कर रहा हूँ, वो क्या है, सेफ्टी वोल्टेज लेवल है, उस वोल्टेज लेवल पर आप प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज इसके बाद आपको जो भी वोल्टेज मिलने वाला है वो शॉक फील दे सकता है। मैं आपको इस बारे में पहले बता चुका हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हैं शॉक के लिए। तो फ्रेंड्स ये था इतना सारा कुछ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रियल में वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस है या करंट ज़्यादा डेंजरस है। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइए इन चीज़ों के बारे में कि आपको क्या लगता है कि वोल्टेज ज़्यादा डेंजरस हो सकता है या फिर करंट ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा तो ये मानना है कि फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट ज़्यादा डेंजरस होता है वोल्टेज और करंट का, क्योंकि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। वोल्टेज और करंट पर भी वोल्टेज भी होना चाहिए, उसके हिसाब से सफिशिएंट करंट भी फ्लो होना चाहिए, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक डेफिनेटली लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, हमें चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, और इस तरह के कुछ नया टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है या कुछ जानना है तो आप हमें कर दीजिए कमेंट। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।